माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण वो क्लास ख़त्म हो गई, तो मुझे दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ी। तो हम यहाँ पे अशोक और मौर्यन एम्पायर के जो शक्तिशाली होने का कारण क्या था, इनके शक्तिशाली होने के जो कारण थे वो मैं आपको जो पहला लेक्चर है उसके पहले ही बता चुका हूँ। मौर्यन या मगध एम्पायर के वो भी सेम टू सेम किसी भी साम्राज्य के शक्तिशाली होने के जो बेसिक रीजंस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। मैं उसको आपको बता देता हूँ। पहला, ज्योग्राफी। किसी भी जगह की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आज हम लोग फेंसिंग करते हैं, किलेबंदी करते हैं, उस समय क्या था कि किलेबंदी के रूप में हम नदियों का, पहाड़ों का और जंगलों का इस्तेमाल करते थे। और वहां पे जो नदियां बहती थी, गंगा, सोन, कावेरी, यमुना, इनका जो जल था उसने पूरे उत्तर भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण किया था। और खेती प्रधान अर्थव्यवस्था में जब खेती सरप्लस होगी तो जाहिर है कि इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ठीक, जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, खेती सरप्लस होगी, साम्राज्य में खुशहाली आएगी, तो जाहिर से किसी बात है कि बड़े बड़े साम्राज्यों का गठन होगा, निर्माण होगा। अब इस सरप्लस इकोनॉमी को संभालने के लिए एक शक्तिशाली योद्धा की जरूरत पड़ती है। शक्तिशाली योद्धा नहीं होगा तो सब अपने अपने मन की मनमानी करेंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो जो मौर्यन डायनेस्टी है, इसके जो तीन जो सबसे महान शासक हैं, वो उन्होंने एक ऐसी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना करी और साम्राज्य के हर पहलू, हर अधिकारी पर नियंत्रण बना के रखा। तो तीसरा रीजन क्या हो गया? पावरफुल किंग। पावरफुल एंड कैपेबल। पावरफुल तो लोग हो जाते हैं लेकिन कैपेबल नहीं होते हैं, और इनके जो राजा थे वो सारे के सारे कैपेबल थे। राजा कैपेबल थे, इसीलिए साम्राज्य का निर्माण हो पाया। अब राजा कैपेबल है तो वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक, ये मेन रीजन है किसी भी साम्राज्य के शक्तिशाली होने का। अब जैसे अब इसमें से कुछ भी कम होगा तो वहां पर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक टर्म आता है रिसोर्स कर्स। मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। इसका एक जीता जागता एग्जांपल आप ले सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज, युगांडा, नाइजीरिया, ये सोमालिया, अफ्रीका के जो देश हैं, वहां पर इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि वो रिसोर्सेज ही उनके लिए एक अभिशाप बन गए हैं। सारे के सारे देश उन रिसोर्सेज पर, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा सा पंखा चला लेता हूं, गर्म लग रहा है। तो वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो ही उनके लिए एक अभिशाप बन गए। सारे के सारे पावरफुल कंट्रीज वहां पर टूट पड़े उनके रिसोर्सेज को लूटने के लिए। अब उनके पास रिसोर्सेज तो हैं, जैसे कि हमारे पास थे। हमारे पास रिसोर्सेज क्या थे? हमारी खेती। इनके पास रिसोर्सेज क्या है? मेटल, प्रीशियस गोल्ड। हम पर भी आक्रमण किए गए, लोगों ने हम पर आक्रमण किया, हमारा सोना, चांदी, खेती सरप्लस लूट मार करने के लिए। लेकिन जैसा कि सोमालिया, अफ्रीका, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ही कमजोर है। वहां पर जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो राजा बैठा हुआ है, जो नेता बैठा हुआ है, वो कमजोर है। वो विदेशियों को रोक नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण उनके रिसोर्सेज लूटे गए। हमारे पास क्या था? ज्योग्राफी थी जो उनके पास है। हमारे पास इकोनॉमी थी जो उनके पास भी हो सकती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास अगर पावरफुल किंग या पॉलिटिकल सिस्टम होता जो उनकी इकोनॉमी को संभालता, उनकी ज्योग्राफी का इस्तेमाल करता, उनके रिसोर्सेज का अच्छी तरह से प्रयोग करता, तो उनका भी एक पावरफुल किंगडम होता, साम्राज्य होता, जैसा कि आज यूएसए का है, चाइना का है, रशिया का है।
अब हम आगे बढ़ते हैं इनके पतन के कारण। तो जो चीज आपके उत्थान का कारण होती है वही आपके पतन का भी कारण होती है। अब इनके उत्थान का कारण क्या था? उनके पावरफुल एंड योग्य जो किंग्स राजा थे। अब योग्य राजाओं के बाद अशोक ने एक नई नीति का पालन किया जिसको बोलते हैं धर्म की नीति, प्रेम की नीति। उसने सबको प्रेम की नीति पढ़ाई। अब प्रेम की नीति का पालन करने से एक बड़े साम्राज्य को उसने बनाकर रखा, फैलाया। लेकिन उसके जो बाद के शासक थे उन्होंने भी अशोक की नीति को ही बनाकर रखा, प्रेम की नीति का पालन किया। अब आप सबको छूट देंगे, प्रेम देंगे। अशोक का प्रारंभिक जीवन में लोगों ने एक राक्षस टाइप रूप देखा था, तो लोग उससे डरते थे। अब डरते थे तो बाद में जब उसने प्रेम किया तो लोगों ने उसके प्रेम को सम्मान दिया, एक्सेप्ट किया। लेकिन लोगों के मन में एक विचारधारा बनी हुई थी कि ये इसका एक रूप ऐसा भी है। लेकिन अशोक के बाद जो राजा हुए वो शक्तिहीन थे, योग्य नहीं थे, अयोग्य थे, और धीरे धीरे साम्राज्य टूटने लगा। जब केंद्र में बैठा हुआ राजा कमजोर पड़ता है तो सबसे बड़ी चोट पड़ती है इकोनॉमी पर, ट्रेड पर। तो उनका ट्रेड हैम्पर होने लगा, साम्राज्य में जगह जगह लूटपाट मचने लगी, व्यापारी असुरक्षित महसूस करने लगे। जब व्यापारी असुरक्षित महसूस करने लगे तो उन्होंने टैक्स देना कम कर दिया। टैक्स देना कम कर दिया, उनकी इकोनॉमी कमजोर हो गई। इकोनॉमी कमजोर हो गई, शासन टूट गया। शासन टूट गया तो चारों तरफ असंतोष की स्थिति पैदा हो गई। असंतोष की स्थिति पैदा होने से क्या, साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में टूटने लगा। और लास्टली क्या, शिशुनाग जो वंश डायनेस्टी है उसके संस्थापक शिशुनाग ने उसके लास्ट जो रूलर था दशरथ, उसकी मृत्यु, उसकी हत्या करके, वो कमांडर इन चीफ था, वो मौर्य डायनेस्टी का कमांडर इन चीफ था। उसने पूरी सेना के सामने दशरथ की हत्या करके शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना करी। ये जो मैंने लिखा है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, ये लिखा है मैंने चाणक्य के अनुसार। चाणक्य के अनुसार हर लेवल में जब हम ऊपर जाते हैं तो जो खतरा है वो इतने गुना बढ़ जाता है। मान लीजिए कि कोई समाज में रहने वाला कोई मित्र है आपका, कोई सामान्य नागरिक है, तो उसके ऊपर अगर खतरे को नंबर अगर आप 1 देते हैं तो जैसे ही आप सेना में जाएंगे, सैनिक के ऊपर जाएंगे, तो खतरा 10 गुना बढ़ जाएगा। उसके ऊपर कोषाध्यक्ष के ऊपर 100 गुना, फिर दुर्ग के ऊपर कोई मतलब जो महल होगा उसके ऊपर आक्रमण की जो स्थिति होगी वो 1000 गुना बढ़ेगी। जनपद, पूरे साम्राज्य पर 10,000 गुना, 10 to the power 4। ऐसे ही सबसे ज्यादा जो खतरे का केंद्र रहता था वो राजा खत्म, पूरा साम्राज्य खत्म। जैसा एक कहावत है, क्या है, जिसको बोलते हैं सुल्तान सलामत तो सल्तनत सलामत। मतलब अगर सुल्तान ठीक है, सुरक्षित है, तो सल्तनत सुरक्षित है। जैसा कि हमारे बोलते हैं आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु या हारने के बाद पूरी उनकी सल्तनत टूट गई, गौरियों का उस पर साम्राज्य हो गया। उसी तरह बोलते हैं राजा सुरक्षित तो सल्तनत सुरक्षित। अब किसी भी चीज को पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी साम्राज्य, क्योंकि आज तो मौर्यन डायनेस्टी को खत्म हुए लगभग 2500 साल हो गए हैं। लगभग 2500 साल हो गए। 2500 साल में तो चीजें खत्म हो जाती हैं। कोई टीवी न्यूज चैनल या सॉन्ग टाइप तो था नहीं। किसी भी चीज को जानने के लिए 3 आपको सोर्सेज होते हैं। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, लिटरेचर। किसी ने कोई चीज लिख दी कि भैया हम तो ये वाली खेती करते हैं, यहाँ पर चावल की खेती ज्यादा की जाती है, इस साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में गेहूं की खेती ज्यादा की जाती है, यहाँ पर गेहूं की खेती ज्यादा होने से लोगों का जीवन स्तर अच्छा है। तो ये आपके लिटरेरी सोर्स हो गए। या प्रशासन व्यवस्था में इतने अधिकारी होते हैं, राजा हमको ऐसे प्रेम करता है, सम्मान देता है, ठीक है, ये सारे लिटरेरी सोर्स हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है,
मेगास्थनीज की इंडिका आती है, कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स प्लिनी, प्लूटार्क ये सब भी आते हैं। सेकेंडरी सोर्स कौन से होते हैं कि उस साम्राज्य में जितने जितने विदेशियों के राजदूतों ने जो ट्रेवल किया है, उन्होंने अपने देश में जाने के बाद कैसा विवरण प्रस्तुत किया है। जैसे यूनान से या सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, वो आया, अलग अलग समय में अलग अलग लोग आते हैं। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत आते हैं। जो मोस्ट फैक्टफुल माना जाता है वो पुरातात्विक। अब पुरातात्विक में मौर्यन डायनेस्टी का क्या क्या चीजें मानी जाती है कि मौर्यों के सिक्के किसी भी जो प्रशासन व्यवस्था है उसकी ताकत को बताते हैं। क्यों ताकत व्यवस्था को सिक्के बताते हैं? कभी आपने सोचा? सिंपल सा रीजन है। मान लीजिए आपके पास सोना बहुत ज्यादा सोना है, अथाह सोना है। जैसे दुबई के, ब्रुनेई के जो शेख और अमीर लोग होते हैं, उनके पास इतना सोना होता है कि वो जो टॉयलेट होता है ना, वो भी सोने का बनवा देते हैं, गाड़ियां सोने की बनवा देते हैं, बिस्तर सोने का है, मतलब पानी पिएंगे तो सोने के ग्लास में। सोने का कहाँ इस्तेमाल करें, ज्यादा कितना इस्तेमाल कर ले? तो ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, शासन में कितना पैसा है। तो ये दिखाते हैं कॉइन्स। अगर सोने का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है तो मतलब प्रशासन व्यवस्था तगड़ी है। मतलब एक आपको क्या करते हैं कि एक मेटल का खोखा लिया ऐसे करके, एक मिनट रुकिएगा, मान लीजिए कि ये कप है, इसमें सोना भर दिया, ठीक है। अब उसके दबा दबा के सोने को एकदम पंच मार टाइप दबा के उसमें सोना ठूस के भरा है। कोई और मेटल भरा ही नहीं है, ना तांबा ना चांदी, नो मिक्स्ड कॉइन। तो मतलब आपके पास सोना अथाह वैल्यू है। और मान लीजिए आपके पास सोना कम है, आप चांदी के सिक्के बनाएंगे तो चांदी पर्याप्त मात्रा में, तो चांदी ठूस के भरेंगे। जैसे मान लीजिए तकिया बनाते वक्त आप रुई ठूस के भरते हैं, महंगी वाली। तो ये बताता है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है। उसी तरह चांदी ठूस के भरी है, एकदम प्योर चांदी, तो आपकी शासन व्यवस्था मजबूत है। आपके पास चांदी की कमी, इकोनॉमी कमजोर है, तो आप चांदी में थोड़ा सा तांबा, कॉपर, टिन, अलग अलग मेटल मिला देते हैं। और बिल्कुल चांदी नहीं है तो कॉपर के सिक्के चला देते हैं। अब जैसे पहले जो आपने देखा होगा 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, जो 10 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का आता था, वो एक्सपोर्ट होता था। अब क्या करते थे ये लोग? 5 रुपए का सिक्का इंडिया से बांग्लादेश ले जाते थे, उसको पिघला देते थे, उस 5 रुपए के सिक्के से 10 ब्लेड बना लेते थे। एक ब्लेड 1 रुपए में बेचते थे, तो 10 ब्लेड की कॉस्ट कितनी हो गई? 10 रुपए। अब 5 रुपए के सिक्के से 5 रुपए कमा रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया कि वो रुपया ही बंद कर दिया, हल्का सिक्का बनाया। तुम बना लो ब्लेड बेटा, कितनी ब्लेड बनाओगे बेटे हैं? उसके बाद जो उन्होंने कुएं खुदवाए कृषि के लिए, वो उनके जैसे सुदर्शन लेक का एक वो आता है जूनागढ़ अभिलेख में, जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने उसका जीर्णोद्धार करवाया था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आई थी। उसके बाद लेख में पिलर्स इंस्क्रिप्शन आते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, ये सब आते हैं। तो आज हमारा मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो जाता है। अब हम कल से पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।